गालियां आजकल जो है पत्रकारों को पड़ रही हैं। इस देश की जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि एक मीडिया हाउस में कैसे काम होता है। जैसे एक डॉक्टर पूरे शरीर का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ऐसे ही एक पत्रकार तमाम खबरें आप तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों आपको ऐसा लगता है कि 100% ये तय रहेगा कि राहुल गांधी के पीछे विपक्ष एकजुट हो ही जाएगा? जितनी रीजनल पार्टीज के मुखिया जो बात नहीं कह सकते, वो बात प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी कह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की अगुवाई में टीएमसी में टूट की क्या खबर है साहब? टीएमसी के एक फैक्शन ने ये कह दिया है, जिनके पास लगभग 50 के आसपास विधायक है, कि असली टीएमसी हम लोग हैं। नहीं बचा पाएंगे ममता। रेस के घोड़े पर अब राहुल गांधी दांव लगा रहे हैं। वो ढूंढ ढूंढ के रेस के घोड़े खड़े कर रहे हैं। पंजाब में कौन सा घोड़ा आने वाला है सर? बहुत सब कुछ लीक हो रहा है, एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है कि सरकार में किसी पे भी एक्शन नहीं हुआ आज तक। नीट, सीयूईटी और सीबीएसई, इस सारे इशू में जो पीएमओ का और सरकार के लोग मिल के मीडिया मैनेज करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मन की बात में नरेंद्र मोदी आम पन्ना, सत्तू, लस्सी, सोल कढ़ी वो अफोर्ड कर सकते हैं इनके बारे में बात करना। हम तो रसोई का राशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू नीरज जी। यात्रा करते हैं हर बार इस शो में हम लोग, इस बार भी यात्रा होगी। यात्रा करते हुए एक लेख आपके साथ हम शेयर करेंगे और उस लेख पर एनालिसिस जो होगा वो बीट रिपोर्टर जो रहे हैं ख्याति प्राप्त आदेश रावल जी, वो करेंगे। लेख रामचंद्र गुहा का गांधीज को लेकर है कि भाई गांधीज ने प्रशस्त किया है मार्ग नरेंद्र मोदी का। जो नरेंद्र मोदी सत्ता में है उसका कारण जो है वो राहुल गांधी और ये पूरी फैमिली जो है, गांधी फैमिली, वो है। तो उस लेख के मायने क्या हैं आदेश जी बताएंगे। बीट रिपोर्टर के मायने क्या है वो भी हम इनसे थोड़ा बहुत जान लेंगे, थोड़ा बहुत तो हमको भी समझना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी की जो रणनीति चल रही है, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े वाली बात से अब वो आगे बढ़ते हुए एक्शन में भी दिख रहे हैं, उसकी बातचीत होगी। बंगाल पहुंचेंगे हम, तृणमूल कांग्रेस के क्या हाल हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। बातचीत धर्मेंद्र प्रधान की भी की जाएगी। आग लगी, कैसे काबू पाई गई और किसने लगाई, क्या लगाई, उस सब के बारे में बातचीत होगी। पंजाब की बात खास तौर पे हम लोग करेंगे और आपको बताएंगे पंजाब में राहुल की रणनीति क्या है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो गुजारिश हमारी है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पॉलिटिक्स भी और देखी जाएगी भी। आदेश जी शुरू करते हैं। तो बड़ी गालियां आजकल जो है पत्रकारों को पड़ रही हैं। तो पहले तो मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ ना, उससे पहले थोड़ा सा आप ये समझाइए। गालियां इसलिए पड़ रही हैं कि मान लीजिए कोई खबर ब्रेक करता है, भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाला कोई रिपोर्टर, कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। कोई कांग्रेस को कवर करने वाला हो तो वो देशद्रोही हो जाता है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार होते हैं, बीट रिपोर्टर्स जिन्हें कहते हैं। गालियां पड़ जाती है कि एजेंट हो गया पार्टी का, प्रवक्ता हो गया पार्टी का। क्या होते हैं बीट रिपोर्टर्स? गालियां पढ़नी जायज़ है कि नहीं? मतलब आप कांग्रेसी पत्रकार हैं या कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार हैं? देखिए, ये जो आपने लाइन लास्ट कही ना कि कांग्रेसी पत्रकार या कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार, भाजपाई पत्रकार या भाजपा को कवर करने वाले पत्रकार। देखिए, इस देश की जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि एक मीडिया हाउस में कैसे काम होता है। सपोज करिए कि जब मैं 2007 में जर्नलिज्म में आया तो तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी देश में, तो मैं बिल्कुल फ्रेश था, इंटर्नशिप कर रहा था। तो संपादक ने कहा कि इनको आप कांग्रेस बीट पे भेज दो। तो मैंने तो तय नहीं किया। संपादक जी ने कहा एक यंग लड़का आया है गांव से उठ के और उसको एक इतनी बड़ी पार्टी दफ्तर में भेज दिया कि आप जाओ और देखो वहाँ क्या हो रहा है। तो ये देखो और क्या हो रहा है, इसमें कई साल लग जाते हैं देखने में और समझने में। तो इसी तरीके से एक चैनल के अंदर या एक अखबार के अंदर रिपोर्टर्स की बीट्स होती हैं जी। एक पॉलिटिकल बीट, एक बीजेपी को कवर कर रहा है, उस वक्त लेफ्ट भी होती थी, एक लेफ्ट कवर करता था, एक कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा है, एक दिल्ली पुलिस कवर कर रहा है, क्राइम देख रहा है, एक स्पोर्ट्स कवर कर रहा है, ठीक है, एक एंटरटेनमेंट भी देख रहा है। आजकल ये डेस्क नहीं होती है स्पोर्ट्स की, एंटरटेनमेंट की, वो खत्म हो गई धीरे धीरे। तो आपका काम बांट दिया जाता है और हर व्यक्ति अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए कि मुझे कोई कंपनी हायर करती है कांग्रेस बीट देखने के लिए, या आपको समझना है, मतलब बतानी है खबरें वहाँ की, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर खबर छूटेगी तो कंपनी जो है वो मुझसे पूछेगी, जिम्मेदारी आपकी, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, ठीक है। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा लोगों को, ये समझ में आएगा। सपोज करिए कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं
तो हमारी क्लासेस लगती हैं अलग अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, साइंस की अलग, मैथ्स की अलग, ठीक है ना। तो हर टीचर अलग होता है, तो वो उनका एक्सपर्टीज होता है। जी। ऐसे ही जब कोई डॉक्टर बनता है, एक गायनी है, एक ऑर्थो है, एक सर्जन है, एक फिजिशियन है, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज है सबकी, एक डेंटिस्ट है। अब आप वकीलों पे आओ, एक वकील क्रिमिनल का है, एक कॉर्पोरेट का है, एक सिविल का है ना, एक संविधान का एक्सपर्ट है। तो जो बाकी फील्ड्स में लोगों की एक्सपर्टीज होती है, और अगर ऐसा ही पत्रकारों में भी है, तो उनको गाली क्यों देते हो? एक तो उस पार्टी के अंदर तक जाके मेहनत करके सालों का एक्सपीरियंस होता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है सोर्सेज में, सालों में बनते हैं, आपको खबरें देते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के रिपोर्टर्स हों, और फिर उनको गाली पड़ती हैं। जी। तो जैसे एक वकील सारे केस नहीं लड़ सकता, जैसे एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, जैसे एक डॉक्टर पूरे शरीर का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ऐसे ही एक पत्रकार इस देश की तमाम खबरें आप तक नहीं पहुंचा हर सकता। एक माल बेचने वाला विक्रेता वो नहीं हो सकता हाँ, है। मेरे मतलब आप मेरी भावना समझ रहे हो ना, मैं क्या बिल्कुल कहना चाह बिल्कुल, रहा हूँ? भावनाएं मैं भी समझ रहा हूँ हाँ, और दर्शक भी समझ रहे होंगे। हाँ, लेकिन एक सवाल है सर, और मुझे लगता है दर्शकों का भी होगा। कई बार हमने ये देखा है, अच्छा हम लोग तो देख ही जाएंगे मैं लगातार, क्योंकि आप कांग्रेस बीट कवर भी करते हो और ये आपका एक्सपर्टीज एरिया है, तो हम उस पर आलोचनाएं भी, समीक्षा भी करते रहते हैं पार्टी के, है ना। कई बार ये देखने को मिला है कि जिस पार्टी को जो पत्रकार कवर कर रहा है वो उस पार्टी की भाषा बोलने लगता है, तो ये कैसी बुराई है और कैसे आ जाती है? फर्क पड़ता है इस बात से, क्योंकि आप दिन भर एक ही एटमॉस्फेयर में रहते हो, ठीक है, और आपके आसपास आपको सिर्फ वही चीज़ नज़र आती है जो घटित हो रही होती है। तो कुछ पत्रकार तो जानबूझ के उनकी भाषा बोलने लगते हैं, ठीक है, बेनिफिशियरी होने के लिए, या उनको लगता है कि नहीं मुझे इसके बहुत फ़ायदे मिल जाएंगे। लेकिन पत्रकार की जो असली ताकत होती है वो उसकी कलम में ही होती है। जब तक आप अपनी कलम का बेहतर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अच्छी खबर नहीं लिखेंगे, आप नेताओं की आलोचना नहीं करेंगे, जो आपका काम है, राइट, आप ऐसी खबर नहीं लिखें इसका इम्पैक्ट हो, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। टॉकिंग पॉइंट्स आप अगर नहीं हाँ, देंगे हाँ। तो, जो आप बार बार कहते हैं। आपको नेता 1 मिनट के अंदर कंधे पे हाथ रख के आपको अपना कार्यकर्ता बना लेगा। नेताओं में एक कला होती है, राइट, ठीक आपका है, पूरा जो जीवन है हाँ, वो निचोड़ देगा उसको, और फिर कहीं 4 लोगों में बैठ के कह देगा अपना ही बच्चा है, राइट, ठीक है। तो पत्रकारों को ये बात समझनी होगी कि आपकी जो असली ताकत है वो आपकी लिखनी में है, लेकिन उसको भूल के थोड़ा सा ये कल्चर डेवलप हो गया है। जैसे इन पिछले कुछ सालों में सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाते, सबको पता है नहीं पूछे जाते। अगर एक बच्चे ने, सीबीएसई के छात्र ने सवाल पूछ लिया तो उसको आपने पाकिस्तानी कह दिया। अरे भाई, उसको लग रहा है कि उसकी मार्कशीट में प्रॉपर नहीं है, उसको चेंज कर दिया गया है, और अगर वो सरकार से सवाल पूछ रहा है तो पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट बना दिया आपने, ठीक है। तो ये कुछ कल्चर डेवलप हुआ है जिसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा सत्ता पक्ष को हुआ है, लेकिन उतना ही फ़ायदा उन पत्रकारों को भी हुआ है जिन्होंने कार्यकर्ता का चोला ओढ़ लिया है। लेकिन उतना ही नुकसान पत्रकारिता का हुआ है। उनको मॉनेटरी फ़ायदा हो सकता है, और वो सबको भी नहीं होता जी। आधे तो इसी मर जाते हैं कि हाँ भैया कैसे हो, कब हो जाए, उम्मीद में इंतजार। लेकिन नुकसान पत्रकारिता का हुआ है। कुछ चुनिंदा लोगों ने पूरी बिरादरी को ही ऐसा, मतलब उसका एक ऐसा पोर्ट्रे बना दिया है कि भाई ये तो सब एक ही हिसाब के हैं। लेकिन ये ना एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में ना हर तरह के जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, शेर, है ना, और सबकी अपनी अलग अलग खासियत होती है। तो उन नेताओं को भी पता होता है, ठीक बात है, कि ये किस प्रकार का जानवर है। अच्छा, ये कौन सा पालतू कुत्ता है, कौन जंगल में रहने वाला कुत्ता है, कौन मांस खा रहा है और कौन घास खा रहा है। ठीक। अच्छा, विपक्षी खेमे को राहुल गांधी एकजुट कर सकते हैं? राहुल गांधी के पीछे विपक्षी खेमा एकजुट होगा, इसके पीछे क्या खास, मतलब एक तो ये है कि तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं। ममता बनर्जी एक पावर सेंटर थी, वो खत्म हुई। अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनका जो नुकसान हुआ उस बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि 100% ये तय रहेगा कि राहुल गांधी के पीछे विपक्ष एकजुट हो ही जाएगा? क्योंकि जब राहुल गांधी ने फैसला लिया, कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो उस विजय के साथ जाएंगे और सरकार बनाएंगे, तब भी अखिलेश यादव का बयान आया था कि हम धोखा नहीं देते। किसको?
अपने पार्टनर्स को, बुरे समय में हम साथ खड़े रहते हैं। नहीं, उस बयान को आई थिंक इसे जोड़ा गया, बट उसके मायने ये नहीं थे। मैं आपको उसको उदाहरण दे देता हूँ। मेरे मन में ये बात कब आई? मेरे मन में ये बात आई जिस दिन रिजल्ट आया बंगाल का और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि मैं इंडिया अलायंस को मजबूत करूंगी। किस इंडिया अलायंस को? जिसको कभी आपने माना ही नहीं। 2024 में आपने एक भी सीट नहीं दी इंडिया अलायंस को। जिस इंडिया अलायंस ने वोट चोरी की बात करी, आपने वो विषय नहीं उठाया। जिस इंडिया अलायंस ने संसद में गौतम अडानी का विषय उठाया, आपने उसकी बात ही नहीं करी। तो किस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हो आप? और मेरे मन में बात पुख्ता कब हुई? अब रिसेंटली, परसों 8 तारीख को ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को फोन करके ये कहा कि आप वोट चोरी के विषय पे एक इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाइए। अच्छा, जिसमें वो पहले साथ नहीं थी। नहीं, सिर्फ विषय की बात नहीं है कि आप फोन करके मीटिंग बुलाइए। ये कौन कह रहा है? ममता बनर्जी, सबसे सीनियर नेता है आज की डेट में, पावर सेंटर है। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और 1998 में ही सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी जी। रीजनल पार्टीज ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की कोष पे बनी है, उसका वोट बैंक खाया उन्होंने। सेम टीएमसी के साथ भी है। जब मुझे खबर मिली कि 8 तारीख की बैठक कंफर्म हो गई है और राहुल गांधी को फ़ोन करके ममता ने कहा कि आप मीटिंग बुलाइए, तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण क्या होगा कि राहुल गांधी की अगुवाई में 29 से ठीक पहले विपक्ष इकट्ठा होगा। अब आता हूँ एज फैक्टर पे। विजय, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे, कौन बचा? और मेजर तो कवर हो गए। सारे आयु के हिसाब से राहुल गांधी से छोटे हैं, तो किसी की वो बीच में भी नहीं आएगी। लालू यादव ने अपना राजपाट सौंप दिया तेजस्वी को, ठाकरे साहब भी सौंप ही देंगे आदित्य को आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। उधर सुप्रिया सुले अगर आना चाहेंगी तो, उसमें कुछ सवाल फंसे रहते हैं। शरद पवार को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है, लेकिन आजकल उनको सब समझ लेते हैं। थोड़ा सा चाल को होते जा रहे हैं। एंड इवन जगन रेड्डी, आंध्र प्रदेश में भी बात चल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष इकट्ठा होगा। क्योंकि विपक्ष में जो पावर सेंटर बन भी रहा था, वो पावर सेंटर अब कमजोर होते हुए जा रहे हैं, दिख रहे हैं। तो एक नेता तो चाहिए, और जो लगातार सतत लड़ रहा है उसके मुद्दे के साथ आप पहले बेशक अलाइन ना हुए हों, अब आपको होना पड़ेगा, वरना क्राइसिस एग्जिस्टेंशियल है। आप रहेंगे या नहीं? जो लोग जितनी रीजनल पार्टीज के मुखिया जो बात नहीं कह सकते, वो बात प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, करेज और वो बेबाकी जिससे वो बात करते हैं। अच्छा, टीएमसी में टूट की क्या खबर है साहब? टीएमसी में टूट की वही खबर है जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को तोड़ा, 40 विधायक जो हैं वो शिंदे के साथ चले गए 55 में से, और फिर इन्होंने कहा कि देखिए पार्टी तो हमारे पास है, 40 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है परेड कराओ। तो ठाकरे साहब ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो हार जाते, और जो पार्टी का सिंबल था वो उनके पास चला गया। ऐसा ही अब टीएमसी के साथ होने वाला है। टीएमसी का एक फैक्शन इस हफ्ते हो जाएगा। टीएमसी के एक फैक्शन ने ये कह दिया है, जिनके पास लगभग 50 के आसपास विधायक हैं, 50 से भी ऊपर ही हैं, कि असली टीएमसी हम लोग हैं। अब उनको किसका आशीर्वाद प्राप्त होगा ये बाद में समझ में आएगा कि वो कैसे हुआ है, उसके पीछे कौन था, ठीक है। तो लेकिन ये सेम जो शिवसेना के साथ हुआ और जो एनसीपी के साथ हुआ, हालांकि एनसीपी के साथ इतना बुरा नहीं हुआ है, वहाँ बहुत हद तक सहमति थी अजित पवार और शरद पवार साहब की, लेकिन जो शिवसेना के साथ हुआ बिल्कुल सेम मॉडस ऑपरेंडी है। नहीं बचा पाएंगे ममता। कैसे बचाएंगे? एक चुनाव बहुत कीमतें मांग लेता है, नहीं? एक चुनावी हार पूरी दुनिया बदल देती है। राहुल गांधी कई चुनाव हार चुके हैं, गुहा साहब ने लेख भी लिखा। अब राहुल गांधी की रणनीतियां थोड़ी शार्प हो रही हैं। आप ट्विटर पे लिखते हैं कि रेस के घोड़े पर अब राहुल गांधी दांव लगा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, मैंने आपके शो में लास्ट टाइम भी एक बात कही थी कि राहुल गांधी 2029 को केंद्र में रख के
तब वो फैसले कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ जिस राज्य में जो भी रेस का घोड़ा है वो ढूंढ रहे हैं उसको। पहले वो लोगों को कहते थे कि मुझे बताओ कि रेस का घोड़ा कौन सा है, तो जिनको कहते थे कि वो फिर क्या करते थे, वो लंगड़े घोड़े आगे कर देते थे कि सर ये रेस का घोड़ा है, वो मान लेते थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, वो खुद चेक कर रहे हैं कि रेस का घोड़ा कौन सा है, और वो पैरामीटर क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। वो उनका अपना है, वो उनका अपना है। अब वो फीडबैक उनको प्रियंका गांधी दे रही हैं या कोई और दे रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार वो ढूंढ ढूंढ के रेस के घोड़े खड़े कर रहे हैं। पंजाब में कौन सा घोड़ा आने वाला है सर? अच्छा, पंजाब में ना आपकी ट्वीट्स जब मैं देख रहा था, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। पहले आपने एक ट्वीट किया था कि राहुल गांधी नहीं चाहते किसी तरह का चेंज पंजाब के ऑर्गेनाइजेशन में। उसके नहीं, बाद मैंने लिखा था कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो राजा वड़िंग को बदलें। उसके पीछे का कारण ये था कि जब कांग्रेस पार्टी वहाँ पे हार गई थी पंजाब में, तो चन्नी साहब जो है विदेश चले गए थे। दोनों सीट हार गए थे, चीफ मिनिस्टर हार गए थे, डिप्रेशन में आगे होंगे। तो उसके बाद कोई वहाँ अध्यक्ष बनने राजी नहीं था, तो राजा वड़िंग को इन्होंने अध्यक्ष बनाया। तो राहुल गांधी का तर्क ये था कि भाई जब कोई नहीं था तब मैंने इसको बनाया, इसको मैं कैसे हटाऊंगा। तो फिर इन बिटवीन बहुत सारे सर्वेज हुए हैं। सुनील कौनुगोलू जो है वहाँ पे पार्टी में ही हैं, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो वहाँ पे सर्वेज कर रहे हैं। और जो पार्टी के सर्वे भी हो रहे हैं, उसके अलावा भी जो सर्वे हो रहे हैं, उसमें भी ये निकल के सामने आया है कि फ़िलहाल जो कॉम्बिनेशन है एग्जिस्टिंग, उनसे बात नहीं बनेगी। तो उस लिहाज से फिर बातचीत होनी शुरू हुई। तो जब बातचीत हुई तो उसमें बहुत सारी बातचीत होगी। 5 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था, उनके साथ लीडरशिप बैठी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, तो वहाँ चर्चा हुई। तो खड़गे साहब का ये कहना है कि भाई दोनों ही नेता जट सिख हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि विजेंद्र सिंगला जो है वो एक हिंदू फेस है, उनको बना दिया जाए। तो एक प्रेजेंटेशन दी गई है परसों, उस प्रेजेंटेशन में ही दिया गया भाई क्या क्या कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन क्या क्या है, हमें क्या करना चाहिए। भाई एक कॉम्बिनेशन है कि जट सिख, दलित और हिंदू, इसका हम कॉम्बिनेशन बनाएं। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बेसिकली क्या है ना कि चन्नी साहब चाहते हैं। चन्नी साहब क्या हुआ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो तो पॉपुलर नहीं हुए जी, आज ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं वो सर्वेज के हिसाब से। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, अगर हमने किसी जट सिख के अलावा वापस गेम खेला तो हमसे वो कास्ट डोमिनेट करती है पंजाब में, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी, नाराज हो सकती है। नाराज हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के फैसले लिए जा रहे हैं। अब क्या होगा कल या परसों में, आज तो शपथ है कर्नाटका में, कल या परसों में, कल राहुल गांधी जा रहे हैं उत्तराखंड 2 दिन के लिए, 4 और 5 को वहीं पे रहेंगे। तो उन नेताओं को वापस दिल्ली बुलाया जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन इनके दिमाग में बैठा है, जो कि मुझे लग रहा है कि दलित, जट सिख और हिंदू फेस का होगा, वो उनको बता दिया जाएगा कि भाई हम ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और आगे का रास्ता ये है। और उसके बाद फिर एक रिलीज निकल जाएगी कि ये वो स्वरूप होने वाला है। स्वरूप है हमारा, जिसके साथ हम पंजाब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सो एक दलित, एक जट सिख और एक गैर दलित हिंदू, मतलब सवर्ण या ओबीसी, नहीं डिपेंड करता है वो, मतलब हिंदू 2 होंगे, एक जट सिख होगा। नहीं, एक जट सिख तो ऑलरेडी है। अभी तो राजा वड़िंग भी जट सिख है और प्रताप सिंह बाजवा भी जट सिख है। तो उसमें कोशिश ये हो रही है कि एक हिंदू फेस को आप अध्यक्ष बना दो। हालांकि इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ राइडर्स के साथ में। जैसे मैंने आपको लास्ट शो में कहा था कि डी.के. शिव कुमार अपना सूट सिलवा लें, तो आज वो उनकी शपथ हो चुकी है अभी। लेकिन ये पंजाब वाला मैटर है, इस पे अभी कोई प्रॉपर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन जो प्रस्तावित ये है कि एक हिंदू फेस प्रदेश अध्यक्ष, कैंपेन कमेटी का चीफ दलित और नेता प्रतिपक्ष जट सिख, और राजा वड़िंग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बना दो। मतलब उनको जगह दे, जैसे सिद्धारमैया को वर्किंग कमेटी का नहीं, वर्किंग कमेटी अलग होता है। हाँ, नहीं, मतलब जैसे उनको एक जगह नेशनल एक मान सम्मान के रूप में। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं होगा, ये अगले 2-3 दिन में क्लैरिटी आएगी। अभी कुछ और मीटिंग्स होने बाकी होंगे। ठीक है साहब, धर्मेंद्र प्रधान पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। बहुत सब कुछ लीक हो रहा है, बहुत एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। सीबीएसई के अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है, कमेटी जो है जांच कमेटी, उसका गठन हो गया है। लेकिन अब भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है, एक्शन मंत्री पे होना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार में किसी पे भी एक्शन नहीं हुआ आज तक।
चाहे इस्तीफे जैसे वाली भी सरकार नहीं है इस्तीफे ना। वाली सरकार नहीं है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। जी। और खासतौर पर तब तो बिल्कुल नहीं होते जब नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा मांग रहे हो, हम्म, तब तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा ये बीजेपी के भीतर की लड़ाई है हम्म, जो मुझे समझ में आती है। एक रिशफल की बात एक्सपेक्टेड है सरकार के अंदर भी, कैबिनेट रिशफल की बात, तो उसमें किसको ड्रॉप करेंगे किसको लाएंगे वो तो तब समझ में आएगा, तो बात की बात है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि नीट और CUET और CBSE, इन तमाम जितने पेपर लीक हुए हैं जी। इस सारे इशू में जो PMO का और सरकार के लोग मिलके मीडिया मैनेज करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। जब PM ने जिस दिन अपील की कि आप गोल्ड जो है वो मत खरीदो, ठीक है जी। उसके बाद जब चैनल्स ने खबर चलाई तो सरकार की बिहाफ पे गया कि थोड़ा कम चलाना है इसको, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब नीट की बात आती है, जब CBSE की बात आती है तो कोई कुछ नहीं कहता, चलाओ। यानी जो सरकार की तरफ से जो भी लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन है, तो जो भी वो लोग हैं वो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को अकेला छोड़ दिया, जबकि ये समस्या सबसे बड़ी है। देखो, भले ही मेरे घर में किसी छात्र ने या हमारे बच्चों ने किसी ने एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन ये हर माँ बाप को उसका एक कंसर्न रहता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है CBSE में। कल एक लड़के ने, सिद्धार्थ ने, जो प्रेजेंटेशन दी और जो उसने बताया था कि ये पॉइंटर्स हैं, इस पूरे तंत्र को समझ नहीं आई वो चीज़, उस बच्चे ने समझाई जाके। ठीक बात है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उसे पाकिस्तानी बता देंगे। हाँ, मतलब वो बच्चा जाके बोल रहा है सरकार को कि आपके सिस्टम में ये खामियां हैं, और सिस्टम को नहीं पता जो देश चला रहा है। सिस्टम चलाने वाले को नहीं पता, हाँ? जो सिस्टम को चला मैं रहे हैरान था हैं। इस बात के ऊपर। अच्छा, आपने जो मीडिया मैनेजमेंट की बात बोली ना, लेकिन जब मैं मीडिया के शोज देख रहा हूँ, टीवी मीडिया के, तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम उसमें से गायब है। खैर, तो ये मैनेज ही किया गया होगा ना, वो धर्मेंद्र प्रधान पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने व्यक्तिगत रूप से मैनेज किया होगा, सरकार ने उनके लिए मैनेज नहीं किया। सरकार ने तो कहा मुद्दा चलाओ, सरकार ने ये नहीं कहा, उन्होंने जो खबर है वो चल रही है, रोका स्टूडेंट्स आके बैठ रहे हैं, जैसे वो बाकी चीजों को रोकते हैं वैसे रोका नहीं गया, वैसे नहीं रोका, मेरा मतलब ये है कहने का। लेकिन फिर भी चलिए, गोदी मीडिया जो है, हमने आज भी शो किया है उसके ऊपर कि किस तरीके से सिस्टम की बात होती रहती है, लेकिन सिस्टम को चलाने वालों की बात नहीं होती। जैसे धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं हो रही। बहरहाल, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग ना वो जोर पकड़ रही है साहब, और 6 तारीख को ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कह रही है जंतर मंतर पे आ रहे हैं, तो कॉकरोचेज जो हैं वो ले पाएंगे इस्तीफा? पहले कॉकरोचेस लैंड करें हिंदुस्तान की धरती पे, अनाउंसमेंट तो कर दिया है, फिर देखेंगे। कम्युनिकेशन देखिए, आप समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, और इलेक्टोरल चीज़ें तो खैर आपसे बेहतर कौन समझेगा। कई सालों से आप कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है आपको, कितना इम्पैक्टफुल होगा, कहाँ से जुड़े हुए दिखते हैं? इन्होंने अपना जो एसोसिएशन है ना उसको खोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। कैसे नहीं तो ये बात बहुत दूर तक जाती। लोग जानना चाहेंगे कैसे डिक्लेयर किया, मतलब आपकी एसोसिएशन कहाँ से है और आपने किसको अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है और वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, लोग तार जोड़ लेते हैं, और अगर नहीं जुड़े तो फिर हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक बात है, ठीक है ना, जोड़िए। तो वो तार जुड़ गए हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 6 तारीख को जब वो लैंड करेंगे तो कहाँ लैंड करेंगे, कौन उनको रिसीव करने जाएगा, उनको कोई रिसीव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उनको पहले ही पुलिस उठा लेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने लायक हैं, उसके बाद मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा इस पर। तो चिर प्रतीक्षित तारीख जो है वो 6 तारीख है, अगले शो में इस पर हम डिटेल में चर्चा कर पाएंगे। डिटेल में। बहुत शानदार। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, पूरी संवेदनाओं के साथ। सुनने में आया है, बल्कि पढ़ने में आया है कि आदेश रावल जी को पानी का संकट हो गया था। अरे आजकल सबको ही हो रहा है दिल्ली में, तो मैंने बिना बताए, मतलब पता नहीं होता और पानी नहीं आता, 2-3 बार ऐसी घटना हो चुकी है। तो फिर मैंने कल एक ट्वीट किया रेखा जी को टैग करके, मैं कहा मैडम प्लीज़ देखिए ज़रा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया उनका, शायद नाराज़ होंगी। मैं मन की बात सुन रहा था ना, मन की बात में नरेंद्र मोदी आम पन्ना
सत्तू, लस्सी, सोल कढ़ी, अलग अलग ड्रिंक्स की बात कर, छाछ की बात कर रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि बिहार का आदमी जो दक्षिणपुरी में रहता हो दिल्ली के, सत्तू लेके आया हो कि भाई बना लेंगे, पानी कहाँ से लाएगा सत्तू में को के लिए? भाई देखो, प्रधानमंत्री जी जो है ना, किसी भी विषय के बारे में बात कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं इनके बारे में बात करना। सही बात है। हम तो रसोई का राशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ में फ़र्क आ गया है। मैं अभी 1 तारीख को दूध का हिसाब कर रहा हाँ, था, हाँ, वो भी बड़ा ठीक इंटरेस्टिंग है? पॉइंट था। दूध का हिसाब कर रहा था, उसमें 300 से कुछ रुपए बढ़ गए हैं। हुँ, अब राशन आएगा, उसका बिल कहीं और ही मिलेगा आपको। हुँ, पेट्रोल में ऑलरेडी ज़्यादा जा ही रहा है, हुँ, ठीक है? गैस का बिल ऑलरेडी बढ़ा ही हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी अफोर्ड कर सकते हैं सत्तू, पन्ना, लस्सी, है ना? ये छाछ। सब छाछ, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और दूसरा अकेले हैं, कोई पारिवारिक बोझ नहीं है उनके ऊपर, हुँ, ठीक है? इसका बड़ा फ़र्क होता है। हम तो पारिवारिक लोग हैं, हमें तो पूरा सोचना पड़ता है। हुँ। तो इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि भाई आदरणीय सरकार से कि पानी टाइम पे देते रहो। उसका हम बिल भी देते हैं, अच्छा, दिल्ली में उसका हम जो बिल देते हैं। बिल देते हैं, ऑब्वियसली पे कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली में जिस तरह की समस्या अभी दिख रही है पानी की, ये आम है क्या? हर साल हो रही नहीं, थी? नहीं होती, पहली बार देख रहा हूँ मैं। ऐसी समस्या मैंने कभी नहीं देखी। और यहाँ तो मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, हुँ, उधर तो ऐसा हाल है कि लोग लोग कई दिनों से नहाए ही नहीं है। हुँ, ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ी है जी। मैंने। दक्षिणापुरी साउथ दिल्ली में एक इलाका आता है। कई जगह तो सीवर का पानी आ रहा है। हुँ, इंदौर की हालत आप देख लीजिए, मध्य हाँ, प्रदेश की अगर बात करें तो पहले कॉन्टैमिनेटेड वाटर पीने और से। ये हाल देश की राजधानी का है। और कहते हैं कि साउथ दिल्ली तो पता नहीं कितने महान लोग रहते हैं यहाँ, एलीट। एलीट क्लास, हुँ, वहाँ पानी नहीं आ रहा है, लोग टैंकर मंगा रहे हैं। रिपोर्ट्स बड़े अच्छी हैं। मतलब एक रिपोर्ट ये कहता है कि दक्षिणपुरी में जिस इलाके में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पर मेड्स जब घर में जाती हैं हम्म, तो बड़ी शर्मिंदगी के साथ और हिचकिचाहट के साथ वो कहते हैं क्या हम नहा सकते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है। और ये दिल्ली की स्थिति है। यही स्थिति, ऐसी स्थिति आपको इंदौर में भी देखने को मिलेगी। दिल्ली में हवा खराब है, ये सुनना बड़ा आम था। हवा खराब है, पोल्यूशन है, पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है? अब तो महंगाई भी आ गई है, बहुत कुछ है, लेकिन इतना तो देश के लिए कर ही सकते हैं। हाँ, देखिए कुर्बानी तो मांगता है राष्ट्र निर्माण, और सहयोग तो करना पड़ेगा। चलिए हम एक्सपर्टीज़ पे ही बात करेंगे साहब। तो आपकी एक्सपर्टीज़ जो है पिछले कई सालों से आदेश जी कांग्रेस रही है। कांग्रेस को लेकर एक बड़ा शानदार लेख, हालांकि शानदार मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि रामचंद्र गुहा जी का जब मैंने लेख पढ़ा और जिस तरह की उनकी ख्याति है, देखिए हम उनकी किताबों को पढ़ते रहे हैं मैं अभी भी पढ़ और रहा हूँ। अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं वो। तो उनका आलोचनात्मक लेख ही लिखना था, तो थोड़ा और बेहतर आलोचना लाते तो बढ़िया होता। मतलब वही सारी बातें जो व्हाट्सएप पे लिखी गई। लेख आपने पढ़ ही ली होगी, लेख पे हम धीरे धीरे बात भी करते रहेंगे, लेकिन आप पहले तो ये बताइए, ये लेख क्यों? गांधी फैमिली ने मोदी का राह प्रशस्त किया, लब्बो-लुबाब ये है इस लेख का। ये लेख इस वक्त क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी किताब मैं भी पढ़ रहा हूँ आजकल। हुँ। आधी पढ़ ली है मैंने, आधी बची हुई है। अच्छी लगी है मुझे वो किताब। एक अच्छे हिस्टोरियन हैं, काफ़ी लोग उनके विचारों से, उनकी बातें प्रभावित होते हैं। लेकिन जब मैं ये चाहूँगा कि आप इस लेख में ना एक-एक करके मुझसे सवाल पूछिएगा, ठीक ताकि है। मुझे जी, जी, जी। दर्शकों को बताने में आसानी हो। मैं इसीलिए सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के लिहाज से आप ये बताएँ केवल कि ये लेख क्यों लिखा गया होगा? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को ये लग रहा है या इस लेख के ज़रिए बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी का या मोदी का अल्टरनेट नहीं है। हुँ, जबकि जो हाल के नतीजे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश में अल्टरनेट के रूप में बीजेपी के सामने उभर रही है और मोदी जी के सामने राहुल गांधी ही हैं जो उनको चैलेंज करते हैं, जो उनसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल पूछ लेते हैं, चाहे वो अडानी के बारे में हो, चाहे वो रिलायंस के बारे में हो, चीन के बारे में, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हो, इकोनॉमी के बारे में हो, ट्रम्प के बारे में हो, जो भी विषय होता है वो राहुल गांधी ही पूछते हैं। और कई बार तो उन सवालों को संसद की कार्रवाई से हटा भी दिया जाता है। जी। अब ऐसे कौन सी पार्टी है जिस पार्टी का मुखिया, क्षेत्रीय पार्टियां की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल पार्टी तो दो ही है, जिसने इन पिछले कुछ सालों में मोदी जी से आंखों में आंख डाल के सवाल पूछा हो? एक भी पार्टी नहीं है। जी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी या जो गांधी फैमिली है वो उनके बस की बात नहीं है। अब मैं डाटा रख देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने गांधी फैमिली की बात मैं गांधी उन्होंने की। देखिए, गांधी, कांग्रेस का मतलब ही गांधीज है, हुँ, उनके बगैर वो उसको लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। राइट। अब मैं आपके सामने डाटा रख देता हूँ और मैं फैक्ट से बात करूंगा।
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 पे किसने रोका? कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस ने। कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और साथ में इंडिया अलायंस। अब हम इंडिया अलायंस पे आते हैं। आप देखो तेलंगाना में, चलो आप तेलंगाना, पहले आप केरल चलो। केरला में लेफ्ट पार्टी हार गई, जो उनकी आखिरी सरकार थी। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बेटे और बेटी के बीच में टूट गई है जी। ठीक है। थोड़ा आगे आ जाओ, महाराष्ट्र आ जाओ। एनसीपी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। पवार साहब वो सीनियर नेता हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अजीत पवार जी का निधन हो गया प्लेन क्रैश में जी। उस पार्टी का हाल देख लो। इधर शिवसेना के 2 टुकड़े हो रखे हैं। ये आज की खबर आई है कि टीएमसी के भी 2 टुकड़े हो रहे हैं। उसका जो मेजर स्टेक है वो उनके बागी विधायकों ने क्लेम कर दिया। यानी मोडस ऑपरेंडी वही है जो महाराष्ट्र में अप्लाई की गई थी एनसीपी और शिवसेना के साथ में। मेजर चंक आपने तोड़ के पार्टी का सिंबल भी उनको सौंप दिया था। और मुझे लगता है कि टीएमसी के पास पार्टी का सिंबल भी नहीं रहेगा। सरकार गई, पार्टी भी गई। सरकार भी गई, पार्टी भी गई, ममता भी ऑलमोस्ट चली ही गई है। ठीक है। अब हम महाराष्ट्र थे। अब आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। अरविंद केजरीवाल जी खुद भी चुनाव हार गए, उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। मायावती जी घर बैठी हुई हैं। उनका कोई एक्शन रिएक्शन जो राजनीति में होता है वो दिखाई नहीं देता। बिहार आ जाओ, नीतीश कुमार के चेहरे पे बीजेपी ने वोट लिए, सत्ता में आए और उनको किनारे कर दिया जी। अब वो बीजेपी के नहीं, एनडीए के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं जी। ठीक। तो जब आप ऐसे अकाली हाशिए पे हैं, चौटाला परिवार टूट चुका है, अब मुझे बता दो कौन सी रीजनल पार्टी बची हुई है? डीएमके हार गई। मतलब इसमें जो आपने बात बताया ना, उसमें एक चीज ये आती है कि बाकी सब हार गए, इसीलिए तुम जीत क्या पाए। जो आंकड़ा रामचंद्र गुहा दे रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं 2008 में ये पहला मौका था जब किसी फॉर्मल पद पे राहुल गांधी बैठे, है ना? 7 में 2007-8 कांग्रेस के एमएलए उस वक्त पूरे देश में थे 1204, अब रह गए 676। तो आप जब से आप फॉर्मल पद पर आते हैं तब से आपकी संख्या जो है वो घट रही है, आपके पार्टी के सदस्यों की संख्या। दूसरी बात, आपके पास सीवी नहीं है। 2004 से पहले आप क्या कर रहे थे? पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ है नहीं। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार रही, आपने कोई मिनिस्ट्रियल पद लिया नहीं। तो आप क्या जिम्मेदारी से भागने वाले व्यक्ति हैं? अगर आप जिम्मेदारी लेते तब लोग आपको जज करते और तब पीएम इन वेटिंग का बात होता, लेकिन आपके पास सीवी तो है नहीं। तो इसमें तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब उनकी माँ और डॉक्टर मनमोहन सिंह मिलकर सरकार चला रहे थे तो उन्होंने अपने आप को पीछे रखा, नहीं सामने लेके आए, पार्टी के संगठन में काम कर रहे थे। लेकिन अभी तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड है क्या? मैं उस पे आ रहा हूँ। 2007 में जब यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के इंचार्ज बने राहुल गांधी, तो वहां से उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपने इस संगठन के लिए काम करूंगा, इसी से शुरुआत करूंगा। वहां से शुरुआत होती है, आती चली गई। 2009 के बाद से जो कांग्रेस पार्टी का हाल हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप लगा, बाद में बरी हो गए। 2G स्कैम का आरोप लगा, बाद में बरी हो गए। कोयला स्कैम का आरोप लगा, बाद में वो भी बरी हो गए। और एक बड़ा भारी भरकम कैंपेन चला। उस दौरान क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि राहुल गांधी सरकार में शामिल हो सकते थे? सवाल राजनीतिक है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात। क्या उस दौर में जहां अन्ना आंदोलन चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ था, एक ऐसा इतना बड़ा खेल रच दिया गया था मीडिया के साथ मिलके, उस दौर में राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेते? मैं तो नहीं मानता ये कोई समझदारी वाला फैसला होता। फिर उसी दौरान राहुल गांधी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने थे जयपुर में। ठीक है। अब उस दौर में कौन कौन नेता थे ये भी इनको बताना चाहिए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, ठीक है, स्टालवर्ड्स से बड़े बड़े। उनके सामने अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, खड़गे साहब, आपकी डीएम की आपकी अलाई थी, टी.आर. बालू, राजा, ठीक है, सुरेश कलमाड़ी। तो ये जितने भारी भरकम नेता कांग्रेस पार्टी के थे, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आज़ाद, तो इनके सामने राहुल गांधी कहाँ स्टैंड करते? कांग्रेस पार्टी आज जिस मुश्किल में है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि राहुल गांधी को सोनिया गांधी की कांग्रेस अपनी कांग्रेस में तब्दील करने में इतने साल लग गए। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये इन सालों में, इन 12 सालों में, जिसकी शुरुआत जयपुर से हुई थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वो होते 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 अब तक भी वो छुटकारा नहीं पा पाए हैं। लेकिन जो उनकी माँ के खेमे के नेता थे वो आज भी हैं आपके सामने।
दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, ठीक है, आज भी आपका पीछा नहीं छूटा है। लेकिन गुहा साहब तो ये लिख रहे हैं ना कि 55 वर्ष की उम्र में भी राहुल गांधी अपनी माँ की इच्छाओं पे ही काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात भी मानूंगा मैं, लेकिन इसका जवाब राजनीतिक होना चाहिए। राजनीतिक रूप से। हाँ, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने, इनको ये पता नहीं है कि राहुल गांधी अपनी फैमिली को डोमिनेट करते हैं, उनके सारे फैसले उनके खुद के होते हैं। अगर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी चाहें भी कोई फैसला कराना तो आसानी से करा नहीं पाती हैं। लेकिन कई बार तो फैसले होते हैं ऐसे, जैसे बिहार में ही इलेक्शंस की एक बार हम जब जिक्र कर रहे थे कैंडिडेट को लेकर, तो आपने कहा कि परिवार का फैसला कुछ अलग था, राहुल गांधी कुछ और चाहते थे। एक्सेप्शनल चीजें तो हर जगह होती है ना, मतलब घर है ना, कोई अखाड़ा थोड़ी है जी। मैं जनरली बोल रहा हूँ, यानी अगर मैं जनरली अगर 100% बात कर रहा हूँ तो 90% ऐसे फैसले होंगे जो राहुल गांधी अपने हिसाब से अपने लोगों, एक बहुत बड़ा ग्रुप है पार्टी के अंदर, जय जगत, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी पसंद नहीं है, वो फिर भी है, नहीं है। तो इन जनरल राहुल गांधी डोमिनेट कर रहे हैं। राहुल गांधी ही गांधी परिवार में, क्योंकि बात गांधीज की हो रही है, डोमिनेट करते हैं। इसमें किसी जो भी पार्टी को समझते हैं, जो लोग जितने नेता, उन सबको पता है ये बात। और मदर्स विल वाला जो फिर तर्क दे रहे हैं रामचंद्र गुहा, ये कहीं स्टैंड नहीं करता है। मुझे लगता है ये अभी भी ना उस दौर की बातें याद कर रहे हैं, 2004 से 2014 तक की, उस दौर की अपनी नॉस्टैल्जिया में पुरानी बातें याद करके वो उस हिसाब से आज के दौर में लेख लिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात कि भाई इजी नहीं होता किसी भी नेता के लिए या बेटे के लिए अपने माता पिता की छवि से बाहर निकलना। अभिषेक बच्चन आज तक निकल नहीं पाए, ठीक बात है, ठीक है ना, तेंदुलकर का बेटा आज तक निकल नहीं पा रहा है, गावस्कर का बेटा नहीं निकल पा रहा है। यहाँ तो फिर भी राहुल गांधी निकल के धीरे धीरे 2017 में वो पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, और 18 में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का रिजल्ट आया, सबके सामने था, सरकार 3 राज्यों में बनी। 19 में जब लोकसभा चुनाव में वो हारे तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और कहा कि मैं रिजाइन करता हूँ। अब मैं एक सवाल इनसे पूछता हूँ गुहा साहब से, ठीक है, इनके नेतृत्व में लीडरशिप MLAs कम हुए कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जो सरकारें बनी थी और जो तोड़ दी गई एजेंसीज के दुरुपयोग से या उनके सहारे से, उन MLAs को काउंट क्यों नहीं करते? वो नहीं करने चाहिए काउंट। उन सरकारों को जनता का मैंडेट तो काउंट करोगे ना भाई। जनता ने किसको वोट दिया था? जिसको जनता ने चुना उसको आपने तोड़ दिया। महाराष्ट्र में आपने 2 पार्टी तोड़ दी, अब आप TMC तोड़ रहे हो। पहले आपने गोवा में मैंडेट के खिलाफ गए, आप मध्य प्रदेश में आपने सरकार तोड़ी, अरुणाचल प्रदेश में आप सरकार तोड़ी आपने। तो ये इस मैंडेट को काउंट क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। अब आपने आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़ दिए, 10 में से 7 गए, 70%। तो ये इसकी बात नहीं करेगा कोई। आज के दौर में जितने पॉलिटिशियन हैं विपक्ष में खास तौर पर, आसान नहीं है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल जा रहे थे, हेमंत सोरेन गए, अरविंद केजरीवाल गए, आधी सरकार जेल में थी। ठीक बात, सबसे बड़े फेसेस होते वो तो जेल में ही थे। और जब इस दौर में जब सरकारी एजेंसियां एक तरफ हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 27 लाख वोट नहीं डल पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार डाल लेना, उस पर भी लिख दो एक आर्टिकल। और ECI क्या कर रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे ये। इस दौर में जहां आज विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई हैं, आसान नहीं उनके लिए। मतलब मैंने जब इंट्रोडक्शन में भी बोला ना, रामचंद्र गुहा का आर्टिकल पढ़ते हुए मुझे हैरानी इसी बात की हुई कि इतना विद्वान आदमी इस तरह के सारे जो अवयव हैं या पूरा सर्कमस्टेंशियल जो चीज़ें, उनको कैसे मिस आउट कर सकता है। भाई आप इलेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर किसी का देख रहे हैं तो आप तमाम मुद्दों को भी देखेंगे, एजेंसीज को भी देखेंगे। अच्छा, एक आरोप ऐसा लगाया उन्होंने जो व्हाट्सएप पे बहुत फ्लोट करता है, तो इस पर आप बताइए, क्योंकि आपने कवर किया अच्छा खासा, कि राहुल लैक्स डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी है उनमें। ग्रेविटास कोई उदाहरण दिया है? एक उदाहरण उन्होंने दिया है, जो उदाहरण व्हाट्सएप पे फैलता भी रहता है, कि अगर कोई सीरियस इशू वो टेकअप करते भी हैं, मान लीजिए वोट चोरी का इशू किया, उसको उन्होंने कहा कि सीरियस इशू है, उसके बाद भी वो कुछ कर लेंगे थोड़ा बहुत, जैसे वोट चोरी की बात हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दिया, उसके बाद चले जाएंगे विदेश। हाँ, ये बात मैं मानूंगा उनकी, लेकिन ये कुछ हद
कुछ सालों पहले तक अप्लाई होती थी, लेकिन आज के दौर में आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने ये कहा कि संविधान खतरे में है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस एजेंडे को वो जनता के बीच में लेके गए और वही एक ऐसा एजेंडा था जो बीजेपी को घटा के 240 पे ले आया। संविधान खतरे में है। फिर उन्होंने बात की कास्ट सेंसस की। सरकार ने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तो एजेंडास तो राहुल गांधी के ही चल रहे हैं। राहुल गांधी जो एजेंडा लेके आते हैं सरकार उनको मानती है, एक्सेप्ट करती है और उन्हीं एजेंडेज पे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और अब वो जो उनका एजेंडा है कि वो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ और ओबीसी की बात कर रहे हैं, इसी ओबीसी को सरकार ने माना ना कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, क्योंकि उनको डर था इस बात के लेके। उन्होंने बार बार कहा कि कोरोना आने वाला है, देख लीजिए, और बहुत तबाही मचेगी। नहीं मानी किसी ने। बंगाल में वोट मांगते हुए घूम रहे थे, हुआ। फिर कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, हो रहा है। अच्छा, विदेश नीति के बारे में भी वो बात बोली बार बार चाइना और पाकिस्तान को एक साथ, चाइना पाकिस्तान क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब कोई नेता अपनी जानकारी से या अपनी सोच से देश को ये बता रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे घटित हो रहा है, तो फिर उनके डिसिप्लिन में कहाँ कमी है। अगर वो अगर अपने विषय को लेके या अपने मुद्दों को लेके जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, तो जनता वोट कैसे दे रही है। सरकार नहीं बन पा रही, मानता हूँ मैं, लेकिन वोट तो आ रहे हैं। वोट तो आ रहा है ना। कांग्रेस मुक्त भारत हो तो नहीं पाया। जो सबसे मुश्किल दौर था 2014 से 19 और 19 से 24 का, वो तो निकल गया ना। और इस बार देखना क्या हुआ। इस बार 2024 से पहले जब नीतीश कुमार को ये कमान दी गई थी कि भाई आपको विपक्ष इकट्ठा करना है, वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लीडरशिप में नहीं आएंगे। इस बार राहुल गांधी की लीडरशिप को समूचा विपक्ष एक्सेप्ट करेगा। जो आपने ट्वीट भी किया था, क्यों करेगा और क्यों लिखा है वो मैं आपसे पूछूंगा। उससे पहले ना, ये तो बिल्कुल आपने एक बात जो बोली, मैं उससे सहमत ही हो सकता हूँ कि जो ये लेख है गुहा साहब का, वो लेख वही 10 साल या आज से 5, 7, 8 साल पहले राहुल गांधी की जो छवि थी, उस छवि को ध्यान में रखकर शायद लिखा गया है। और मौजूदा कई चीज़ों को छोड़ा गया है, लेकिन कुछ मौजूदा चीज़ों को उन्होंने पकड़ा भी है। और जो जेस्चर्स हैं उन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जैसे तालाब में मछुआरों के साथ जब जंप लगाया था राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा था कि भाई इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों से आप वोटर्स को अट्रैक्ट नहीं करते। या किचन में जब वो शेफ़ बन के गए, ये 2 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। और भी कई चीज़ें हम, जैसे कुली के साथ राहुल गांधी हमने देखा, विद्यार्थियों के साथ हमने देखा, ऑटो वालों के साथ, सब्जी वालों के साथ। 2007 में मनरेगा मजदूरों के साथ थे, तसले में मिट्टी ढो रहे थे, बट्टा परसोल में यात्रा कर रहे थे जब जमीन एक्वायर हो रही थी लोगों की, भारत जोड़ो यात्रा भी करी। ठीक है, सबसे बड़ी यात्रा थी हिंदुस्तान के किसी नेता के द्वारा, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक है, तो ये सब तो वो हमेशा करते रहते हैं। और जहाँ तक उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि भाई जो मछुआरे थे उनके साथ तो वो तालाब में कूद गए, तो वो मच्छी थोड़ा पकड़ रहे थे, तो वोट पकड़ रहे थे। हर नेता का काम है, मतलब वोट पकड़ सकते हैं। गुहा साहब कह रहे हैं नहीं, इन सब चीजों से आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। गुहा साहब एक इतिहासकार है, उनकी अपनी एक सोच हो सकती है। पॉलिटिकल समझ पे डाउट है। नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी का एक नेता है, उसका अपना एक तरीका है काम करने का। मोदी जी हैं, कभी कोई यात्रा नहीं की, कभी किसी के साथ मिट्टी नहीं डाली, कभी तालाब में नहीं कूदे, कुछ नहीं किया ना। इतने पॉपुलर नेता है, उनका अपना स्टाइल है। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी पर्सनालिटी का, वो भी पॉलिटिक्स में। अगर उनको लगता है कि नहीं, मैं ये जो ऑटो वाले लोग हैं, जो उनकी समस्या के साथ बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा और ये बात जो है ये दूर तक जाएगी। मैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स को अपने घर बुलाऊंगा और मैं उनसे बात करूंगा, मैं कुलियों से मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं मनरेगा के मजदूरों से मिलूंगा, मैं लोको पायलट से मिलूंगा। ठीक है, मैं चॉकलेट की फैक्ट्री में जाऊंगा, मैं किचन में जाके कुकिंग करूंगा। उसका अपना स्टाइल है, कम्युनिकेशन का तरीका है। हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। इनमें से कुछ भी नहीं करते मोदी जी, फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए हैं। अमित शाह का अपना स्टाइल है, प्रियंका गांधी का अपना स्टाइल है। जब वो हिंदी में बोलती हैं संसद के अंदर, तो मैसेज बहुत दूर तक जाता है। बड़ी अच्छी हिंदी बोलती हैं, मुस्कुरा के बोलती हैं, जूते को भिगो के मारती हैं, दर्द भी नहीं होने देती, दर्द बाद में होता है उसका। तो उनका अपना स्टाइल है। अच्छा, उनके स्टाइल की ना तारीफ की रामचंद्र गुहा ने कि वक्ता वो अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी मिली 2022 में इलेक्शन कैंपेन उत्तर प्रदेश में देख रही थी और बुरी हालत रही। 2.7% ये भी उनको पूरा नहीं पता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी में उनको पार्टी का महासचिव बनाया गया था। वो पहली बार सक्रिय राजनीति में आई थी, तब उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी
और तब सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में होते थे, तो आधा आधा उत्तर प्रदेश बांटा गया था। अब ये बताओ मुझे, बड़ा आसान है ये कह देना कि आपने उनको उठा के, पहली बात तो मैं हमेशा की बात कहता हूँ कि कंपनी के जो सीईओ होते हैं ना, कभी ब्रांच हेड नहीं बना करते। वो राजनीतिक रूप से गलत फैसला था, और राजनीति में सबसे गलतियाँ होती हैं, किससे नहीं होती? साधारण इंसानों से, चाहे वो पत्रकारिता में हो या राजनीति में, उनसे गलतियाँ होती हैं। तो वो गलती थी, ठीक है। उनको यूपी का इंचार्ज बनाना, जहाँ 30 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, जहाँ आपके पास नेता नहीं है, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट खराब हो गया। उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी की छवि खराब नहीं हुई जनता के बीच में, जब वो पहली बार सांसद चुन के आई। अब देखो 2024 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कारण क्या थे, परिस्थितियाँ क्या थी, मैं उस पर बात करना नहीं चाहता, फिर बात कहीं और मुड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वायनाड लड़ा। अगर चुनाव के दौरान ही ये तय कर लेते कि नहीं, एक आदमी वायनाड लड़ ले और एक आदमी रायबरेली लड़ ले, तो हो सकता था ना, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं लड़ा, वो छोड़ दो। तो अब वायनाड की सांसद होगी। उसके बाद के जितने उनके भाषण हैं, बीजेपी के लोग भी तारीफ करते हैं अंदर ही अंदर, भाषण की गांव तक चर्चा होती है। अच्छा, आपने नहीं, गांव तक चर्चा होती है उन भाषणों की। हाँ, प्रियंका गांधी हाँ, का इम्पैक्ट रख रही हैं, लोगों के पास इम्पैक्ट रख रही हैं, एक ऐसी भाषा बोलती हैं जो आम आदमी जिसको आसानी से समझ सकता है, उसकी वो बात समझ में आती है। जैसे वो थी ना एक बात महिलाओं वाली, कि जो बार बार महिलाओं को झूठे वायदे करता है, तो उसको वो झट से पहचान लेती हैं। अब वो जो बात है ना, बड़ी गहरी बात है। राइट, इस पर हमने चर्चा भी की थी। वो इतनी सिंपल बात नहीं है वो जी। उसके मायने कुछ और हैं, बहुत सारे पहलू हैं उसके अंदर। अच्छा, या फिर नेहरू को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाता है, उस पर जो प्रियंका गांधी का था कि भाई एक दिन रख लो और जितनी गाली देनी है दे लो, खत्म कर दो, पर अब आगे की बात करो। तो अच्छा, वायनाड वाली जो बात की ना, रामचंद्र गुहा को उससे भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए था। क्या, क्यों लिखा होगा ये? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। पता नहीं क्यों लिखा होगा, लेकिन जब गांधी परिवार को ये लगा कि नहीं, अगर हम इस सीट को खाली करेंगे और गांधी फैमिली से कोई नहीं लड़ेगा, तो उससे एक खराब मैसेज ही जाएगा कि एक खराब समय में, मुसीबत के समय में वायनाड के लोगों ने हमारा साथ दिया था और हमने अब उनको छोड़ दिया। तो उस बात को ध्यान में रख के ये फैसला लिया गया था कि नहीं, गांधी परिवार से ही और प्रियंका गांधी ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो अब रही बात की वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए था, ये जो उनका तर्क है, हो सकता है कि वो ये बात कहना चाह रहे हो कि उत्तर भारत की किसी सीट से लड़ना चाहिए था। ये बात वो कह सकते हैं, मतलब इसके ऐसे मायने हो सकते हैं। तो मैं इसमें ऐसा कहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल या नेता को इस बात का अधिकार तो है ही है ना कि वो कहाँ से चुनाव लड़ सकता है, कहाँ से नहीं लड़ना चाहिए, उसकी अपनी समझ होगी। नेताओं को हमसे ज़्यादा राजनीति पता होती है, उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास सेकंड हैंड आती है। और गुहा जी के पास तो उसके बाद ही जाएगी, हमारे बाद ही। ठीक बात है ना? कम से कम वो कांग्रेस कार्यालय में बैठ के और चीजों को सुना और समझा नहीं है, या किसी भी पार्टी कार्यालय में जर्नलिस्टिक काम तो उन्होंने नहीं किया है। देखो, रिसर्च करके किताब लिखना एक अलग चीज़ है। लेख पढ़ के, किताबें पढ़ के, उनको उस ज्ञान को फिर इकट्ठा करके, रिसर्च करके, उसको जोड़ के किताब लिख देना बहुत मेहनत का काम है। मैं बिल्कुल नकारूंगा नहीं इस बात को, ठीक है। उनकी किताब मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, आजकल भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस बात से भी, वो तो बहुत अच्छे ऑथर हैं। लेकिन इन चीज़ों में, इस आर्टिकल की जो इस समय है ना, मतलब इसका जो टाइमिंग है, वो मेरी समझ से बाहर है। अब मेरे पहले सवाल पे आ रहे हैं आप। अब क्यों बताऊं क्यों? तो 12 साल से बीजेपी की सरकार है, थर्ड टर्म देश की जनता ने उन्हें दिया है, राइट, ठीक है। आपको ये सवाल उनसे पूछने चाहिए थे कि आपने इन 12 सालों में क्या किया। क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों एलपीजी महंगी हो रही है, क्यों सीएनजी महंगी हो रही है, क्यों दूध महंगा हो रहा है, क्यों रसोई का भार बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, ठीक है। और क्यों पीएम ये कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो, आप विदेश मत जाओ, ठीक है। क्यों हम यूएस से डील कर रहे हैं जिसमें सारे टैक्सेस हमारे पे ही लग रहे हैं, उनके हमने फ्री कर दिए। क्यों यूएस डिक्टेट करता है हमें रशिया तेल परचेज करना बंद कर दो। उन्होंने कल फिर बोल दिया कि हम जल्दी ही जो हमने राहत दी थी 17 जून तक दे रखी है, उसके बाद हम सबको कहेंगे कि भैया अब आप तेल परचेज मत करो रशिया से। क्यों ऐसा है? क्यों हमें बार बार डिक्टेट करता है ट्रंप? क्यों ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा अमेरिका से होती है कि ये सीज फायर हो गया है?
सवाल तो ये बनते थे ना। अब 12-13 सालों से जो पार्टी है उसके बावजूद अगर आप जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, को बीच में रोक रहा हूँ, कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है राइट एग्जैक्टली पत्रकारिता से लेके और इतिहासकारों ने। इतिहासकारों ने या फिर आप कहें बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें कहते हैं उन्होंने भी, क्योंकि 12-13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई ऑपोजिशन में बैठा एक व्यक्ति आपके आर्टिकल का मुख्य कैरेक्टर कैसे बन सकता है? मुख्य कैरेक्टर वो नहीं बनेगा, और मुख्य कैरेक्टर अगर वो बनेगा तो उसकी सफलताएं बन सकते हैं, उसकी नाकामियां नहीं। नाकामियों पे चर्चा तो नहीं सत्ता पक्ष में बन बैठे सकती व्यक्ति से है, होगी। बन सकती है अगर 50 घंटे आपसे भी ईडी बैठ के पूछताछ करे और उसके बाद भी आप आंख में आंख डाल के सत्ता पक्ष से सवाल पूछ लो, एक बार ये भी ट्राई कर लो, हिम्मत तो तब आएगी। ठीक है, अच्छा एक और आरोप और हाँ इसके आगे भी है कि 50 घंटे की पूछताछ के बाद आदमी ये कह दे अपनी पार्टी के वकील को बुला के कि ऐसा है, अगर जेल भेजेंगे ना तो मैं तैयार हूँ, एक ही काम कर देना बस, कोर्ट से परमिशन चाहिए मुझे किताबों की, किताब अंदर भिजवा देना, पढ़ता रहे। ठीक है, हो सकता है, सब हो सकता है, गौर साहब भी कर सकते हैं, आसान है बहुत। चलिए, बहुत आसान भी है, बहुत दुश्वार भी है। एक और आरोप उन्होंने लगाया, वो आरोप भी खूब चलता है, लेकिन मुझे वो आरोप भी अधकचरा ही दिखा। डायनेस्ट पॉलिटिक्स, वंशवादी जो राजनीति है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि लोग उसे नाकार रहे हैं। बंगाल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने तेलंगाना का एग्जाम्पल दिया शायद, हाँ बंगाल का इलेक्शन, उसके बाद राहुल गांधी का एग्जाम्पल है ही इसके अंदर। तो जितने भी ऑपोजिशन के एक परिवार वाले लोग हैं उनका उदाहरण देते हुए वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने अब नुकार दिया है इस चीज़ को, नेपोटिज्म को या वंशवादी राजनीति को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद के ऊपर वो नजर नहीं आया उनको। मतलब जैसे जयशाह जी बीसीसीआई संभाल रहे हैं, वो नज़र नहीं आया होगा उनको। अनुराग ठाकुर जी मंत्री थे, अब उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं बनाया उनको बाद में। राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे पंकज सिंह हैं, ठीक है। वसुंधरा जी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, ठीक है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ना विपक्ष का वंशवाद उनको दिखाई दे रहा है। और क्या प्रॉब्लम है अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन रहा है, तो अगर नेता का बेटा नेता बन रहा है, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आप उसकी लॉन्चिंग कर सकते हो, राइट। वो सफल होगा या सफल होगा या नहीं होगा ना, वो जनता तय करेगी। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल खेलते रहेगा और लास्ट मैच में जब टीम निकल गई थी तो अब एक मौका मिला, और सूर्यवंशी कहाँ गया? एग्जैक्टली। सो आप तो ये जनता तय करती है। अगर नेता का बेटा पॉलिटिक्स में आ भी गया ना, चाहे वो राजनाथ सिंह का बेटा हो, चाहे वो सोनिया गांधी लालू यादव का बेटा हो या सोनिया गांधी का बेटा हो, तय जनता करेगी कि इसको हमें किस हद तक आगे बढ़ाना है, इसको विधायक रखना है, इसको सांसद रखना है, या इसको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये इस लोकतंत्र की खूबी है। और ये दौर आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता की लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होती रहती है। वो तो स्ट्रगल से बदलेगी। पिछले 12 सालों में यही दौर तो चल रहा है जिसका जिक्र गुहा साहब कर रहे हैं जी। यही तो बात कही जाती है कि भाई ये तो डायनेस्ट है, ये तो क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं मोदी जी इनके बारे में, शहनशाह बोलते हैं ना, शहनशाह वर्ड, शहजादे बोलते हैं। अच्छा, उस वर्ड तो ये तो शहजादे हैं, तो वो तो पीएम बोलते ही हैं। तो वो जो बात बार बार बोली जाती है उधर से, वही तो बोल रहे हैं, वो तो 12 साल से चल ही रहा है, उसमें नया क्या है? मतलब यही मैंने सवाल पहला पूछा था, क्यों? मतलब गुहा साहब के आर्टिकल में स्याही जो है वो कहीं और से भी आई होगी, क्या आपको लगता है ऐसा? ये सुनो, जब रीजनल पार्टीज हाशिए पे जा रही हैं और जब एक राष्ट्रीय पार्टी जो विपक्ष में है उसका कुछ भला होने की गुंजाइश दिख रही है, तो उस वक्त आपको विपक्षी पार्टी के बड़े परिवार को डिफेम करने की क्या जरूरत आन पड़ी? ये बात मुझे समझ नहीं आई। और ये आपने सिर्फ आर्टिकल लिखा है, या डिफेम करने की कोशिश हुई है, या खुद से आपके मन में विचार आया है, या कहीं और से कुछ हुआ है? इसमें तमाम तरह की चीजें हैं। अच्छा, दूसरी बात, हालांकि मैं इतना गंभीरता से लेता नहीं हूँ आर्टिकल्स वगैरह को, उन्होंने लिख दिया, चर्चा हो रही है क्योंकि गांधी इसके ऊपर है, लेकिन मैंने बार मेरे मन में ना टाइमिंग का इशू आ रहा है, टाइमिंग का ही इशू है, इसीलिए चर्चा भी हो रही है। दूसरी बात, कोई नयापन नहीं है। जो मैंने कहा कि रामचंद्र गुहा जब कुछ लिखेंगे तो उसमें हम नयापन भी खोजेंगे, कुछ एक अलग जाविया भी खोजेंगे। वही चीज़ें जो 5, 7, 10 साल पहले भी यही सब बातें कही जा रही थी, बस 1-2 इवेंट एडअप हो गए होंगे, वरना बातें यही थी लगभग। गुहा साहब भी वही हैं,
बहरहाल हम थोड़ा गुहा साहब से अब बढ़ते हैं आगे साहब, है ना। आपने बहुत कुछ लिखा, गुहा साहब लिख रहे हैं कि राहुल गांधी से आगे बढ़ना चाहिए देश के लोगों को, उनमें अकेली उम्मीद नहीं देखनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के मैं पीछे इसका जवाब दे देता हूँ जो आपने कहा ना। राहुल गांधी के अलावा उम्मीद थी देश के पास। नीतीश कुमार उम्मीद थी, ममता बनर्जी उम्मीद थी, अरविंद केजरीवाल उम्मीद थे, लेकिन उनको भी उनके राज्यों के लोगों ने हरा दिया। इसीलिए अब राहुल गांधी पे ही विपक्ष की आस टिकी हुई है। और गुहा साहब को ये याद रखना चाहिए कि 38% वोट पे बीजेपी खड़ी है। देश बहुत बड़ा है, 62% अभी भी जो है ना वो विपक्षी खेमे के पास है। बस एक शेर है, पूरा शेर नहीं पढ़ूंगा, आखिरी लाइन ये है उस शेर का कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। शेर पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी, मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप करें। चर्चा हमने बहुत सारी बातों पे की, कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी बातें रह गई आपके हिसाब से जिन पे हमको चर्चा करनी है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगली चर्चा उस पर होगी, हालांकि अगली चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी पे आधारित भी हो सकती है। 6 तारीख को पता बशर्ते कि होता क्या है, बशर्ते कि, हाँ, इसीलिए 6 तारीख सीन क्या होगा 6 तारीख का देखी जाएगी। 6 तारीख को होगा, तब देखी जाएगी कि अगले एपिसोड का विषय जो है वो तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप सब लोगों का। आदेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।